Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics के note, then please सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि यदि किसी भी चीज़ को कितना भी समझ चाहिए लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिख के आने होते हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी के बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जाम पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फिजिकल वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी अगेन एंड अगेन. जिसने मेरे से चैनल में फिजिकल वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास BSc MSc का बुक क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम. MSc के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% MSc में पूछा जाता है एंड अगेन BSc के लिए भी, लेकिन MSc के पर्पज से 90% इंपॉर्टेंट. जनरलाइज कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्थिति ऑफ अ सिस्टम. एक निकाय की वी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर. हम सेलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल के. दीज आर कोऑर्डिनेट कहा जाता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम. वी शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है वी शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट अवर चॉइस. हम रेस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते अवर चॉइस पर ओनली टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब XYZ. मैंने केसेस बहुत से केसेस में दीज आर नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट मतलब कन्वीनियंट होता है सुविधा कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ विच वी आर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम. बहुत से केसेस में दीज आर नॉट मोस्ट कन्वीनियंट नहीं होते हैं कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम के लिए. अ सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट. ये भी कोऑर्डिनेट का ही सेट होता है विच डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी स्थिति को बताता है. अब उनको नोटेशन कैसे करते हैं? नोटेशन फॉर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट दे आर डिजाइनेड बाय लेटर. इसे लेटर से डिजाइन करते हैं स्मॉल q से, ठीक है, विद रोमैनिक का सब्सक्रिप्ट मतलब जो उसके सफिक्स में 1 2 3 लिखा जाता है उसे सब्सक्रिप्ट कहते हैं. Q1 Q2 डाइजेस्ट Q1 रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्मॉल n जनरलाइज कोऑर्डिनेट और अल्टरनेटिवली बाय अ लेटर subscript to Q and specify within the bracket the numerical value that the latter subscript is allowed to take. example subscript मतलब देखिए ले मैं QJ लिखूंगी सफिक्स में और J की वैल्यू क्या लिखूंगी मैं 1 से लेकर n तक. इन जनरल वी कैन ऑलवेज एक्सप्रेस जनरलाइज कोऑर्डिनेट. हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम फंक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंड पॉसिबल फंक्शन ऑफ टाइम. देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यदि मैं Q1 की बात करूँ तो मैं Q1 में कैसे करूँ X1 Y1 Z1 फिर X2 Y2 Z2 और Zn तक और फिर मैंने कहा पॉसिबल फंक्शन ऑफ टाइम और कॉमा T ऐसी Q2 और ऐसी Qn. अब आप कहेंगे कि अगर n पार्टिकल है कैपिटल N पार्टिकल तो आपको n तक दिखाना चाहिए था. आपने 3 में क्यों दिखाया? हमने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई की है क्योंकि एक पार्टिकल को हम अगर उसे क्लैरिफाई करना हो या इसकी कंडीशन बतानी हो कि कितनी उसमें मूव कर सकता है डायरेक्शंस में तो हम 3 लेते हैं XYZ. तो इसलिए यहाँ पे हमने 3n लिख रखा है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक. फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल देखो वो तो हमें बताइए कि फॉर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट जिस पर कंस्ट्रेंट नहीं लगाया प्रतिबाधा कहते हैं जिसे प्रतिबंध कहते हैं हिंदी में. विच रिक्वायर द स्पेसिफिकेशन ऑफ 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट. 3 क्यों लगा रखा है? XYZ के लिए कैपिटल N पार्टिकल है जनरलाइज कोऑर्डिनेट. इक्वेशन 1 जो कि मैंने दिखाई थी आर देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू द 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट. नेचुरल सी बात है हमने हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन है? 3n Q1 Q2 Q3 और 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से? X1 Y1 Z1. यदि हम इसमें लिखने के इफ कंस्ट्रेंट आर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट यदि हम कंस्ट्रेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे तो विल बी रिड्यूस अकॉर्डिंगली. यदि हम किसी पे कंस्ट्रेंट करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उस पर प्रतिबंध लगेगा जिसके कारण उसके कोऑर्डिनेट कम होंगे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कम होंगे और विल बी रिड्यूस अकॉर्डिंगली धीरे धीरे कम होंगे. एंड सिंस वी एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 N क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एज स्पेसिफाइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम की स्थिति को बताने के लिए. तो इट मस्ट बी पॉसिबल ऐसा भी होना चाहिए कि टू एक्सप्रेस कोऑर्डिनेट कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इन टर्म ऑफ दैम किसमें बताएं? दैम मतलब हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा. तो मैंने x1 को अब किससे रिप्रेजेंट करूँ? X1 Y1 को Q1 Q2 3 के रिप्रेजेंट में. तो x1 इज इक्वल्स टू x1 Q1 Q2 Q3n फिर से T. y1 इज इक्वल्स टू y1 Z1 Z y1 इज इक्वल्स टू y1 Q1 Q2 Q3n और T.
लेकिन यहाँ पे जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना तो हम z के साथ 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी है एक्स वाई जेड, तो इसलिए हम जब zn की बात करेंगे तो उसमें 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारा 3 ऑलरेडी है। तो zn इज इक्वल्स टू zn q1 q2 q3 q3 एंड t। द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन इज, जो कंडीशन होते हैं ज़रूरी, दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट का क्यू जे क्या होगा, जे है यहाँ पर 1 2 3 से 3n टू द सेट एक्स वाई टू द सेट x1 y1 z1 इज द इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होता है। इज दैट द जैकोबियन मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% MSc के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट द जैकोबियन डिटर्मिनेट कैपिटल जे से ऑफ इक्वेशन 1, देखिए कैपिटल जे से ऑफ इक्वेशन 1 ये रहा, ठीक। बी डिफरेंट फ्रॉम द जीरो एट ऑल द पॉइंट, देखिए जैकोबियन को कैसे रिप्रेजेंट किया, ये जे q1 q2 डाइडेट q3n अपॉन x1 y1 z1 डाइडेट zn इक्वल टू मतलब ट्रिपल इक्वल टू लगा रखा है यहाँ पे ताकि लगभग, और डेल q1 q2 q3 q3n अपॉन डेल x1 y1 z1 डाइडेट zn। फिर इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, q1 देखो यहाँ पे देखो q1 q2 q3n q1 q2 q3n q1 q2 q3n, पहले x1 सब में x2 सब में, फिर ऐसी y1 आएगा z1 आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा zn, तो डेल डेल zn, और ये 0 के बराबर नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ द कंडीशन फेल टू होल्ड, यदि ये कंडीशन फेल होती है तो इक्वेशन 1 जो हमने आपको दिखाई थी, डू नॉट डिफाइन द कंसिस्टेंट सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट को नहीं बताती है। और इफ द जैकोबियन डिटर्मिनेट डज नॉट वैनिश, यदि जैकोबियन डिटर्मिनेट ये जो मैंने जे बताया है, ठीक है, डज नॉट वैनिश नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेट क्यू जे आर एज इफेक्टिव, क्यू जे इफेक्टिव होता है एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इन डिस्क्राइबिंग द काइनेटिक मोशन, उसी गति की मोशन को, काइनेटिक मतलब गति मोशन को ऑफ द सिस्टम से, एंड मोस्ट कन्वीनियंट होता है उसे यूज़ करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद है ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सिस्टम दिया जाएगा, उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपको रटे होने चाहिए। देखिए ऊपर लिख रखा है सम एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल सिस्टम एंड द जनरलाइज कोऑर्डिनेट टू बी एसोसिएटेड आर गिवन बिलो। पहला सिस्टम होता है हमारा सिंपल पेंडुलम, इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, थीटा क्या है, द एंगल विच द पेंडुलम मेक द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक। फ्लाईव्हील का भी होता है थीटा, ये होता है एंगल बिटवीन द डेफिनेट रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील एंड द फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। थर्ड, पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, वो क्या होता है थीटा और साई, इसे एल में समझिएगा, देखो ऐसे बना के फिर ऐसे कर रखा है, तो ये क्या है साई, इसे एल मत समझिएगा, ये क्या हमारा साई। द यूजुअल पोलर एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर, बीट का क्या होता है जनरलाइज, बीट ऑफ एन एबेकस का क्या होता है एक्स। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अलोंग द हॉरिजॉन्टल वायर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है एक्स वाई जेड, साई होता है और फिर एक और साई होता है, ठीक। या इसके अलावा देखो फिर मैंने एक फिर से मैंने एक ऊपर डॉट करके कॉमा कर रखा है, इसके अलावा कौन सा होता है एक्स वाई जेड, ये क्या होता है आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल साई एंड साई, द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द सेंटर। नेक्स्ट सिस्टम होता है पार्टिकल मूविंग ऑन इनसाइड द सरफेस ऑफ द कोन, आर थीटा भी हो सकता है और फिर ऐसे डॉट करके ले सकता है, केवल आर भी हो सकता है। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स सीरीज कहते हैं एज द ओरिजिन मूल बिंदु टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द एंगल थीटा ऑफ द रेडियस वेक्टर विद द फिक्स पॉइंट एजेस ऑफ द कोन। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम जनरलाइज नोटेशन। अगेन एंड अगेन अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया है उस रिलेटेड पर कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन यदि इसके अलावा कोई क्लास 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट सुन रहा है उसे भी BSc में से सुन ही रहे हैं, यदि उन्हें भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक फिजिक्स के नोट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी, क्योंकि यदि किसी चीज़ कितना भी समझ लीजिए लास्ट पेपर में आपको नोट्स लेके आने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट एग्जामिनेशन सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके।
बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट वीडियो करेंगे जनरलाइज नोटेशन। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय। नेक्स्ट वीडियो जनरलाइज नोटेशन।